बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और आज के लेक्चर में जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। तो देखते हैं सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं, ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर्स को हम सिंबॉलिकली और ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, 2 डायमेंशन में कितने एंगल होते हैं, 3 डायमेंशन में कितने एंगल होते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसा कि हम पढ़ के आ चुके हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन एटसेट्रा हो गए। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि हमने ये इसमें स्केलर क्वांटिटी क्या है और इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले स्केलर, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाद में देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड सूटेबल यूनिट्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। यानी स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं कि जिनके पास सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होती है जस्ट। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मैंने डिस्टेंस 2 किलोमीटर मेजर किया है, 2 किलोमीटर कवर किया है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, 2 किलोमीटर। अब डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है। अब 2 इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड, किलोमीटर क्या है, यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीज़ें इनफ हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। इसी तरह मास क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। ओके हो गया। नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटीज़। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनकी यूनिट भी होती है और इनकी डायरेक्शन भी होती है। यानी इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें कितनी चीज़ें हैं, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन इनके लिए लाजमी है। तो कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी होगी, फोर्स होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ना मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, 2 किलोमीटर। अब मैं कहूँ कि क्या ये इनफ है? नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए 3 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड, तो ये 2 क्या है, मैग्नीट्यूड। ओके हो गया। किलोमीटर, ये क्या है, यूनिट। लेकिन डायरेक्शन किधर गई, डायरेक्शन किधर गई? अगर मैं लिखूँ ना कि 2 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि अब ये क्या है, ये डायरेक्शन में बता रहा, ये डायरेक्शन हम बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया है कितना, 2 किलोमीटर, किस तरफ, ईस्ट की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है, ये अब पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो वेक्टर्स क्या हैं, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होती है और इनके साथ हमें डायरेक्शन का भी लाजमी बताना पड़ता है। ओके हो गया। असल कहानी सारी इन वेक्टर्स के ऊपर ही चलेगी। नेक्स्ट आते हैं स्केलर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपल हम एक लेटर से शो कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, एक लेटर से हम इसको शो कर देते हैं। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़, या इसका मैग्नीट्यूड, मतलब स्केलर का जो मैग्नीट्यूड है वो हम सिंपल एक लेटर से शो कर देते हैं। जैसे क्या है, ए। या इसका एक और तरीका है इसके मैग्नीट्यूड को शो करने का, वो है इस तरह से आसपास क्या लगा दें, मॉड लगा दें। तो दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्केलर के मैग्नीट्यूड को शो कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ के पास होता ही बेचारे के पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है, या सिंपल लेटर ए लिख दें या उसके आसपास मॉड लगा दें। अच्छा, असल कहानी आती है वेक्टर्स की।
तो यहाँ पर हमने देखना है वेक्टर्स को सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखें तो सिंबॉलिकली ना हम इसको दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहली चीज़ तो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर है ए, वेक्टर क्या है? ए है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप इसको क्या कर दें? बोल्ड कर दें। आप इसको क्या कर दें? ऐसे बोल्ड कर दें, यानी इसको ना गाढ़ा सा कर दें। तो ये क्या हमें शो करेगा कि ये क्या है? ये हमारे पास वेक्टर को शो करेगा कि ये हमारे पास वेक्टर ए है। एक और इसका तरीका है वेक्टर को शो करने का, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की। वो किस तरह से है कि सिंपल आप इस तरह से ए लिखें और ऊपर एक एरो हेड डाल दें, बस होगी रिप्रेजेंटेशन। तो ज़्यादा दोनों में से आसान कौन सी है कि भाई किसी लेटर को अगर हम बोल्ड करें तो इसके ज़रिए से हम शो करें कि ये वेक्टर है, या हम सिंपल लेटर लिखें और उसके ऊपर एक एरो डाल दें? ये वाला ज़्यादा आसान तरीका है। दोनों में से भाई कौन सा ज़्यादा आसान तरीका है? आप कहेंगे सर ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है। तो वेक्टर को सिंबॉलिकली हम जनरली इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर डालते हैं, ऊपर एरो हेड डाल देते हैं। ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ देखते हैं। अब ग्राफिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है, ठीक है। अब ग्राफिकली क्या होता है कि ये वेक्टर की ये जो टेल है ये क्या शो करेगी? मैग्नीट्यूड को, और ये जो हेड है ये क्या शो करेगा? डायरेक्शन को। ये किस चीज़ को शो करेगा? डायरेक्शन को। हेड डायरेक्शन को शो करेगा और जो टेल है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगी। तो ये इसकी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ये वाला, ठीक है। इसी तरह एक और वेक्टर है, मान लें ये वाला, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर मान लें मैंने डिस्प्लेसमेंट को हम शो कर रहे हैं, ठीक है, इस वेक्टर से, और वो कितना है? डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, ठीक है। और नीचे वाला जो वेक्टर है इसकी जो टेल है वो ऊपर वाले वेक्टर से क्या है? डबल है। मतलब ऊपर वाले वेक्टर की टेल इतनी है, नीचे वाले वेक्टर की टेल इतनी है, यानी ऊपर वाले वेक्टर की क्या है? डबल है। तो ये हमारे पास कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट को भी ये शो कर रहे हैं 4 मीटर। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों वेक्टर जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर देखें ये टेल छोटी है तो मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है। ये टेल बड़ी है तो मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। यानी कि ये जो टेल ऑफ वेक्टर होती है ये क्या शो करती है? ये मैग्नीट्यूड को शो करती है। और ये जो हेड होता है ये क्या शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। ओके हो गया। बस ये बात याद रखें, टेल जितनी बड़ी होगी मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा है, अगर मैग्नीट्यूड छोटू सा है तो टेल को आप कम कर दें। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक ही नाम है, ठीक है। कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं वो चीज़ देखते हैं। अब सबसे पहले ना इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। 2 रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर हम दो रेफरेंस लाइंस को इस तरह से ड्रॉ करें कि वो आपस में एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएं, मतलब कि 90 का एंगल एक दूसरे के साथ बनाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। पहली चीज़ ये याद रखनी है। एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। अब यहाँ पर ये क्या कर रही हैं? दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब दोनों आपस में मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? ठीक है, यहाँ से एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ओरिजिन, और जिसको हम शो करेंगे O के साथ है। अब नेक्स्ट क्या कहता है? द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके हो गया। तो यहाँ पर इसका ये वाला जो एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। और ये क्या है? इसका वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए। राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स, अपवर्ड पॉजिटिव वाई, नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं ओरिजिन के ऐसे नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी क्या होती हैं? वो नेगेटिव वाई होती हैं, ठीक है।
अब ये जो हमारे पास है ना, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। याद रखें, अगर ये चीज़ समझ आ गई ना कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्या होता है, हर चीज़ हलवा हो जाएगी। अब 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस हैं, इसमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के ज़रिए से, जैसे ये मेरी पूरी दीवार कर लें या ये पूरा बोर्ड कर लें, ये पूरा बोर्ड कर लें, ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल है। ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल है, इसमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस हैं। कैसे, देखें, अगर मैं कहूं कि ये बोर्ड ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, मतलब ये आगे की तरफ इसकी लेंथ है, बिल्कुल है। इस तरह से लेंथ है, बिल्कुल है। क्या ये बोर्ड ऐसे आपकी तरफ बाहर की तरफ उभरा हुआ है? नहीं। तो इसके सिर्फ 2 एक्सिस बनेंगे। कौन कौन से? एक तो ये बनेगा एक्स एक्सिस, और ये क्या बनेगा, ये इसका बनेगा वाई एक्सिस है। क्या ये बोर्ड ऐसे बाहर की तरफ है? नहीं है। तो इसका जेड एक्सिस कोई नहीं होगा, इसके सिर्फ 2 एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल प्लेन है कि जिसमें सिर्फ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक, अगर आप बुक ले लेना तो वो भी क्या होती है, वो 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, ये पूरी दीवार क्या है, अगर सिर्फ एक दीवार को हम कंसीडर करें तो ये भी क्या है, ये 2 डायमेंशनल है। तो जिसमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस है उसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल है, ये हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, ये हमने क्या लिया हुआ है, रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, ओरिजिन जो होता है। और यहाँ पर कोई बैठी हुई है मक्खी, यहाँ पर क्या बैठी हुई है, मक्खी कोई बैठी हुई है, और मैंने इसकी पोजीशन को बताना है। अब पोजीशन को कैसे बताएंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी मार्किंग करूं तो 1 2 3 और 1 2 3 और 4। अब एक्स एक्सिस में ये कितना दूर है, 1 2 3 1 2 3 4। एक्स एक्सिस में कितना दूर है, ये यहाँ तक, वाई एक्सिस में यहाँ तक। तो इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं ये क्या बनेंगे, 3,4। यानी अगर मुझे इस मक्खी तक पहुंचना है तो मुझे एक्स एक्सिस में 3 तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और वाई एक्सिस में 4 तक कवर करना पड़ेगा, तब मैं ऐसे जाकर इस मक्खी तक पहुंचूंगा। और अगर एक वेक्टर को हम यहाँ से ड्रॉ करें, ये वेक्टर, अब ये वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके हैं 3 और 4 कि एक्स एक्सिस में आपने 3 तक चलना है, वाई में 4 तक चलना है, तो आप मक्खी तक पहुंच जाएंगे। अब ये जो मक्खी है ये कहाँ पर है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन में है। ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन में है। और इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये प्लेन वेक्टर है। ओके हो गया, जो हमें इस मक्खी का एड्रेस बता रहा है, इस मक्खी की पोजीशन को हमें बता रहा है कि भाई मक्खी इधर बैठी है, एक्स एक्सिस 3 तक जाओ, वाई एक्सिस 4 तक जाओ, तो आपको ये मक्खी मिलेगी, भाई ये यहाँ पर बैठी हुई है। ओके हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल में आता है। अब इसमें अगर हमें डायरेक्शन को फाइंड करना हो, डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे, तो वो हम एंगल से फाइंड करते हैं। कौन सा एंगल, इस एंगल थीटा से, ये एंगल थीटा से हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं कि इस डायरेक्शन में वही वो बैठी हुई है, इतने एंगल पे, एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे वो बैठी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सिस हैं वो कितने हैं, 2 एक्सिस हैं, और एंगल कितने हैं, 1 एंगल है, 1 एंगल है। और एक और चीज़ में याद रखें कि ये जो थीटा होता है ना, ये आप हर जगह से नहीं ले सकते। थीटा एक तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दूसरी चीज़ इसमें आती है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लेके जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हुआ और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से गया। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल वेक्टर है, तो आप ये नहीं कर सकते कि ये थीटा होगा, ये क्या है, ये गलत है। थीटा हमने क्या करना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने इसको लेना है, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर से नहीं ले सकते। आपने इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, पहली शर्त, और एंटी क्लॉकवाइज लेना है, क्लॉकवाइज नहीं। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये भी बन जाता है, लेकिन ये तो हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाता है, तो ये नहीं लेना। आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसको शुरू करना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो वेक्टर तक ऐसे पहुंच जाना है। अब ये एंगल हमारे पास क्या है, ये एंगल है हमारे पास थीटा।
बात समझ आई है कि नहीं आई? ठीक है, तो इसकी ये चीज़ याद, पॉजिटिव एक्सेस से शुरू करना है और एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, 2 डायमेंशनल में क्या होता है, सिर्फ x और सिर्फ y। अब यहाँ पर क्या है, अब x भी है, y भी है और z भी है। अब इसमें क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल ना, ये हमारे पास क्या है, x है, इसमें ये हम फॉर एग्जांपल x ले रहे हैं और ये हम फॉर एग्जांपल y ले रहे हैं और इसको हम z ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर आपने पहले इधर x एक्सिस लिया था, अब यहाँ पर इधर y ले लिया है। भाई ये आर्बिट्रेरी होते हैं, आप कहीं भी x और कहीं पे भी y ले सकते हैं। आप चाहो तो इधर x ले लो, आप चाहो तो इधर y ले लो, आप चाहो तो इधर z ले लो, अपनी मर्जी है। या एक और काम कर लेते हैं, हम उसी तरह कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। वैसे आप कोई भी आप ले सकते हैं, इधर x ले लें, इधर y ले लें और इसको आप z कह दें, इसको आप क्या कह दें, z कह देते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि मैं बता रहा था 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जिसमें x भी हो, y भी हो, z भी हो। अब इसमें ये जो x y z हैं, ये तीनों 90 के एंगल बना रहे हैं। कैसे, ये x है, ये y है और ये जो z है ना, ये नीचे की तरफ नहीं है, ये ऐसे आपकी तरफ है। अब बोर्ड में मैं इसको ऐसे बाहर की तरफ कैसे बनाऊं, बोर्ड में तो इसको बाहर की तरफ बना ही नहीं सकता, इस वजह से मैंने इसको ऐसे टिल्ट करके इधर बनाया है। एक्चुअल में ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस तरह से z आपकी तरफ होता है, y ऐसे ऊपर और x इधर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ठीक है, और इन तीनों के दरमियान आपस में क्या होता है, 90 का एंगल होता है। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल पहले कोई भी मक्खी बैठी हुई थी बोर्ड के ऊपर, 2 डायमेंशनल प्लेन में थी, लेकिन अब मान लें कि जो मक्खी है ना वो बैठी है यहाँ पर क्या है, मक्खी बैठी हुई है। तो ये क्या है, हमारी मक्खी है। अब मुझे बताएं कि ये 2 डायमेंशनल में है, 3 डायमेंशनल में किस में है? भाई ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। कैसे, अब देखें x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है और z एक्सिस भी है। पहले तो दीवार पे थी सिर्फ x और y था, लेकिन अब x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है और मक्खी तक z एक्सिस भी जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका अगर जहाँ पर भी बैठे हुए रूम में, रूम का आपने ना कोना देखना है, रूम का जो बिल्कुल नीचे वो कॉर्नर है ना, वहाँ पर देखना है। वहाँ पर आपको 3 लाइन्स ही नज़र आएंगी। एक जहाँ पर वो दोनों दीवार मिल रही हैं, एक ये लाइन होगी, एक ये वाली लाइन होगी, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल में नीचे की तरफ आ रही है, एक ये वाली लाइन होगी और सामने वाली दीवार। तो वहाँ पर ना कुछ ऐसे मतलब बन रही है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, ये, ठीक है, और ये इसमें अगर हम कहें ना तो ये क्या है, x एक्सिस है, दीवार वो कोने से देखना है, ये x एक्सिस है। अगर कोने से बिल्कुल ऊपर चले जाएं तो ये y एक्सिस है, अगर कोने से इस तरफ चले जाएं तो ये z एक्सिस है। अब ये तो हो गया x y z प्लेन, ठीक है, जो रूम होता है ये 3 डायमेंशनल में होता है। तो यहाँ पर मक्खी बैठी है और अब मैंने इसकी पोजीशन को लोकेट करना है। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ से कोने से ओरिजिन से एक वेक्टर खींचूंगा यहाँ तक, एक वेक्टर खींचूंगा यहाँ तक। अब ये जो वेक्टर है ना, ये x एक्सिस में भी है, x एक्सिस मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो थोड़ा सा x एक्सिस में चल के आया है ना, तो x एक्सिस में भी है। अब वहाँ से ऐसे आया है, थोड़ा सा मतलब ऊपर भी है और हाइट पर भी है, तो y एक्सिस में भी है। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल है इस तरह से ये वेक्टर आया है, ऐसे ये वेक्टर है, ऐसे वेक्टर है। अब ये देखें, ये x में भी है, ऐसे ना थोड़ा सा टिल्ट अपनी तरफ का ले, ये x में भी है, ये ऐसे हाइट पर y में भी है और ये आपकी तरफ z में भी है। ठीक है, तो ये मक्खी बैठी है, ये x, ये y और वहाँ से ये क्या है, ये z है। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशनल में है, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा हुआ है। अब इसके क्या होगा, मान लें कि यहाँ पर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। ठीक है, अब 3 डायमेंशन में पड़ा हुआ है, मैंने कहा था 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा हुआ है, x, y और z तीनों में। अब यहाँ पर क्या था, सिर्फ 3 और 4 आया था। अब मान लें कि यहाँ पर कितना ये चला, x एक्सिस में 3 चला, y एक्सिस में मान लें 4 चला और z एक्सिस में मान लें 5 तक चला। तो यहाँ पर इसका आएगा 3, 4 और 5। ठीक है, पहले यहाँ पर सिर्फ 2 हमारे पास आई थी ना, 2 आए थे, 3 और 4। क्यों, सिर्फ x और y एक्सिस थे।
लेकिन आप x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो 3 4 5। अच्छा यहाँ पर ना बनाने में मसला हो सकता है, मक्खी ना यहाँ पर है, मक्खी यहाँ पर है, यानी बोर्ड के ऊपर नहीं है भाई, मक्खी यहाँ पर है, मक्खी क्या है इधर है, बोर्ड के ऊपर नहीं है, तो x y z, तो ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है, कोने से। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये वही रूम का कोना है और ये z आपकी तरफ आ रहा है। तो हमारे पास 3x में बड़ा x y z x में बड़ा है, मतलब 3 डायमेंशन में पड़ा हुआ है, ये वेक्टर है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, अगर हमने एंगल को फाइंड करना है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन के लिए ना हमें एंगल की ज़रूरत है, तो इसमें एक एंगल इन्वॉल्व होता था, अब उसमें क्या होगा, उसमें 3 एंगल इन्वॉल्व होंगे। उसमें कितने एंगल इन्वॉल्व होंगे, 3 एंगल इन्वॉल्व होंगे। कैसे, हमारे पास x एक्सिस से जो जाएगा ना इसको हम कहेंगे अल्फा, y से जो जाएगा इसको हम कहेंगे बीटा, और ये जो z से जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, गैमा। ठीक है, फॉर एग्जांपल x एक्सिस के लिए अल्फा, y के लिए y से जो आ रहा है इस तक वो बीटा, और z से जो आ रहा है इसके लिए गैमा। यानी इसमें क्या है, 3 एक्सिस है, x और y और z एक्सिस, और हमारे पास 3 ही एंगल्स आएंगे। ठीक है, इसमें तो एक ही एंगल था ना, इसमें जस्ट थीटा एंगल था, पॉजिटिव से शुरू करें और एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएं, लेकिन इसमें 3 आएंगे, x एक्सिस से वेक्टर तक, x एक्सिस से वेक्टर तक अल्फा, उसके बाद y एक्सिस से वेक्टर तक बीटा, और z एक्सिस से वेक्टर तक हमारे पास गैमा आएगा। तो इसमें अल्फा, बीटा और गैमा 3 हमने एंगल्स लेने हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो ये था हमारे पास 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, देयर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर नोन एज ओरिजिन। द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब होप्स हो कि इसमें कोई बात रह नहीं गई कि बुक वाले ने पता किस तरह, मैंने तो यहाँ पर अपने पास रैंडमली वैल्यूज़ ली है ना, बुक वाले ने यहाँ पर लिखा हुआ है a, b, कि यहाँ से a तक चले, यहाँ पे b तक फॉर एग्जांपल चले तो a, b, और यहाँ पर उसने क्या लिया हुआ है, a, b, c, इस तरह से उसने कोऑर्डिनेट से वो लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, अब फोर कोऑर्डिनेट हमारे पास होता ही नहीं है पूरी दुनिया में ना, वो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाते हैं, हर चीज़ की वो हम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, जस्ट x हो, y हो और z हमारे पास एक्सिस हो। ठीक है, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैंने कहा कि एक दफ़ा मार्कर के साथ भी आपको ये समझा ही दें कि ये वेक्टर बीच में किस तरह से है। तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस आपकी तरफ। ठीक है, अगर आपको ऐसे नज़र ना आ रहा हो तो x, y और z एक्सिस। आज इसमें वेक्टर पता किस तरह से पड़ा है, वेक्टर इसमें ऐसे पड़ा हुआ है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये हमारे पास x है, ये y है, ये z है, और ये दीवार का ना वो कोना है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये दीवार का कोना है, और मक्खी जो है ना वो यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर एक मक्खी बैठी हुई है, तो एक वेक्टर यहाँ से ऐसे खींच दे, वेक्टर ऐसे यहाँ से खींच दे, तो ये हमारे पास क्या है, इधर कोई फॉर एग्जाम्पल मक्खी बैठी हुई है। अब ये वेक्टर हमें क्या बताएगी, उसका एड्रेस बताएगी भी वहाँ पर मक्खी बैठी है, जाके पकड़ लो उसको। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि हम जो है वो x एक्सिस में कितना चले 3, y एक्सिस में कितना चले 4 और z में कितना चले 5, तो ये भाई हम मक्खी तक पहुँच गए, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये अब 3 डायमेंशन में पड़ा हुआ है, x, y और z में पड़ा हुआ है। तो x में 3, y में 4 और z में 5 तक चले, तो ये हमारे पास इस मक्खी तक हम पहुँच गए। तो ये वेक्टर हमारे पास ये इस तरह से है, ये रेड वाला ये है, ये ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।